नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि अपन मेडिसिन के ऊपर दोस्तों लगातार क्लासेस देख रहे हैं। मेडिसिन की आज की अपनी एक क्लास नंबर 2 है। इससे पहले अपन ने दोस्तों डिजीज के बारे में बात कर ली थी कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी डिजीज फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं। उनका ट्रीटमेंट देख लिया था, उनके प्रोग्नोसिस के बारे में दोस्तों बात कर ली थी और दोस्तों उनकी भविष्यवाणी के ऊपर भी अपन बात कर लिए थे। अब दोस्तों उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके पास में वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी में हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जितना प्यार और सपोर्ट आप अपने साथ हमारे साथ में बनाए रखेंगे उससे बेहतरीन दोस्तों क्लासेस हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। चलेगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का रंग द्रव्य विकार नहीं है। यानी आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 2 ऑप्शन आपको रंग द्रव्य विकार के दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको छांटना है जो त्वचा का रंग द्रव्य विकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्रोमोडर्मा है, विटिलिगो और ल्यूकोट्रिसिया। तो दोस्तों जो विटिलिगो है ये त्वचा का रंग द्रव्य विकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि इनमें से कौन सी विशिष्ट समस्या है जब निष्कासन सामग्री की प्रकृति पीत किड यानी येलो विसृष्टि के जैसी हो जाती है। कि ऐसी कौन सी विशिष्ट स्थिति समस्या होती है जब निष्कासन सामग्री यानी पशु अपना मल त्याग रहा है तो उसकी मल की जो प्रकृति है वो येलो विसृष्टि के जैसी हो जाती है। तो दोस्तों जो माइकोटिक इन्फेक्शन अगर किसी पशु में हो जाता है तो उसकी जो निष्कासन सामग्री की प्रकृति जो होती है वो येलो विसृष्टि के समान हो जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जब पशु निष्कासन सामग्री अगर येलो विसृष्टि के जैसी हो जाती है तो वो कौन सी समस्या हो जाती है, माइकोटिक इन्फेक्शन दोस्तों उस पशु के हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की ध्वनि में यानी किस प्रकार की ध्वनि में ड्रम जैसी तेज आवाज होती है जो आमतौर पर फैली हुई रूमन एबोमेज्म या आंत से उत्पन्न होती है। कि किस प्रकार की ध्वनि में ड्रम जैसी तेज आवाज होती है जो कि आमतौर पर कैसी लगती है, फैले हुई रूमन या एबोमेज्म आंत से उत्पन्न होती है। फ्लैट ध्वनि, टिम्पैनिक ध्वनि या पूर्ण ध्वनि या रेजोनेंट ध्वनि। तो दोस्तों जो टिम्पैनिक ध्वनि होती है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक रोग का उदाहरण है, विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें। दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि ऐसा कौन सा रोग है जो संरचनात्मक रोग का उदाहरण होगा। तो दोस्तों अतलता, अतिसार, रिकेट्स या एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे आप बोलते हैं। तो दोस्तों जो रिकेट्स होता है ये संरचनात्मक रोग का एक प्रकार का उदाहरण होता है। जो रिकेट्स होता है वो किस प्रकार का रोग का उदाहरण होता है, रिकेट्स होता है जो संरचनात्मक रोग का उदाहरण होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार का निदान नैदानिक परीक्षण किसे बोलेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रमाणित व्यक्तिपरक परिवर्तनों के आधार पर रोग के निर्धारण की प्रक्रिया होती है। तो अस्थायी निदान, लक्षणात्मक निदान या दोस्तों स्नैपशॉट निदान या विभेदिक निदान। तो दोस्तों अस्थायी जो निदान होता है वो नैदानिक परीक्षण के आधार पर दोस्तों किसी भी बीमारी का निर्धारण किया जाता है अस्थायी निदान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे पशु चिकित्सा की कौन सी शाखा रोग आसन्न होने पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करती है। कि पशु चिकित्सा की ऐसी कौन सी शाखा है जो रोग आसन्न होने पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित किया करती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो निरोधक शाखा है पशु चिकित्सा की, ये दोस्तों रोग आसन्न होने पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुझाव करती है, निरोधक शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में कोड व्यवहार का उदाहरण होता है? कि आपको कौन इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल छांटना है कि ऐसा कौन सी स्थिति होगी जब पशु अपना कोड व्यवहार बिहेवियर प्रदर्शित करता है। जन्म के बाद गाय से बछड़े को हटाने के बाद की आक्रामकता, उत्तेजना के प्रति किकिंग रिफ्लेक्सिस, पशुओं के बीच मित्रता और नेतृत्व, या गतिविहीन व्यवहार। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पशु कोड व्यवहार कब प्रदर्शित किया जाता है? कि जब वो उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी उत्तेजना के प्रति किकिंग रिफ्लेक्सिस जब होता है, तो दोस्तों उस समय पशु सबसे ज्यादा कोड व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित क्षेत्र या जिले में, एक फिक्स क्षेत्र है या जिला है दोस्तों, उसमें जानवरों के बीच की बीमारी का प्रकोप दर्शाता है, जहां कुछ प्रजातियां या जानवरों की नस्लों के बीच इसका प्रकोप देखा जाता है। एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें जानवरों के बीच की बीमारी का प्रकोप देखा जाता है, और वहां पर भी दोस्तों कुछ प्रजातियों या जानवरों की नस्लों के बीच में इसका प्रकोप होता है। एपिजोटिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज, एनोजोटिक डिजीज या पेंजोटिक डिजीज। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, जो एनोजोटिक डिजीज होती हैं ये दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, और वहां पर भी दोस्तों कुछ प्रजातियों की नस्लों के बीच में इनका संक्रमण देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एनोजोटिक डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, घोड़ा, गधा, खच्चर में शरीर के वजन में कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? कि घोड़ा, गधा और खच्चर के शरीर के वजन में अगर कमी हो रही है तो दोस्तों किस रोग के कारण से ये कमी होती है? तो लंग एब्सिस होता है, जिसे आप फेफड़ों का फोड़ा बोलते हैं। इसके कारण से दोस्तों घोड़ा, गधा, खच्चर के शरीर के वजन में दोस्तों कमी होने लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे एक मरीज लंबी बीमारी के बाद तब तक गुजरता है जब तक कि वह सामान्य स्वास्थ्य और उत्पादन की सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका इस वाक्य को जो पूरा करता है कौन सा वर्ड होगा? रिफ्लेक्सिस, लेटेंसी, सिक्वल या स्वास्थ्य लाभ। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में या इस लाइनों में स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात की जा रही है कि जो स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे एक मरीज लंबी बीमारी के बाद तब तक गुजरता रहता है जब तक कि वह सामान्य स्वास्थ्य और अपनी उत्पादन की सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 जो होगा हेल्थ बेनिफिट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपोथर्मिया को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? अगर दोस्तों हाइपोथर्मिया को प्रतिबंधित करना है तो इनमें से कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों जो ठंडा तरल पदार्थ होता है उससे मलाशय को नहीं धोना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हाइपोथर्मिया आपका प्रतिबंधित नहीं होगा, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का बुखार विकसित होने के 24 घंटे के भीतर कम होने लग जाता है, यानी कम हो जाता है? कि ऐसा कौन सा बुखार होता है जो विकसित होने के 24 घंटों के भीतर ही दोस्तों कम हो जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे, जो क्षणिक बुखार होता है ये उत्पन्न होने के 24 घंटों के अंदर ही दोस्तों कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, असाध्य रोगों के मामले में व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का उपचार किया जाता है? यानी असाध्य रोग, ऐसे रोग जिनसे पशु की मृत्यु अगर निश्चित है, भाई अपने को पता है कि इस रोग से इस पशु की मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए अपन लगातार उसका ट्रीटमेंट करते आते हैं, उसका उपचार करते आते हैं। दोस्तों ऐसे उपचार को क्या बोला जाएगा? रोग निवारक उपचार, अनुभव जन्य उपचार, उपशामक उपचार यानी पैलिएटिव ट्रीटमेंट, या दोस्तों तर्क संगत उपचार। तो दोस्तों उपशामक उपचार यानी पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, इसकी डेफिनेशन यही होती है कि किसी बीमारी से पशु की मृत्यु निश्चित होने के दौरान भी अगर अपने उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसा उपचार
उपशामक उपचार कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस बीमारी की अवधि कम होती है और इसकी अवधि गंभीर होती है? कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसका समय अंतराल भी कम होता है, गंभीर भी होती है और जो दोस्तों जो कुछ घंटों से लेकर के 48 घंटों तक की रहती है, यानी 2 दिन तक जिसकी समय अवधि रहती है, वो कौन से रोग कहलाते हैं? प्रति तीव्र रोग, उप तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग या दोस्तों तीव्र रोग। तो दोस्तों पैरासिट जो डिजीज होते हैं यानी प्रति तीव्र रोग होते हैं, ये दोस्तों 2 दिनों की इनकी अवधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की नाड़ी की विशेषता उच्च मात्रा के साथ नब्ज तरंग का तेजी से बढ़ना है और वो कब तक बढ़ेगी दोस्तों? कि जब तक धमनी पूरी तरीके से भर नहीं जाए और उसके बाद धमनी की दीवार अचानक तेज पतन नहीं हो जाए। कि किस प्रकार की एक विशेषता होती है जब उच्च मात्रा के साथ तरंग का तेजी से बढ़ती है और दोस्तों वो नब्ज तरंग जो होती है इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरी तरीके से भर जाती है और बढ़ने के बाद में अचानक से उसकी दीवारें तेज गति के साथ में पतन हो जाती है, नष्ट हो जाती है या फट जाती है। तो दोस्तों वाटर हैमर पल्स नब्ज, बायरी पल्स, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स या दोस्तों पल्सस विग्निमेशन। तो दोस्तों जो वाटर हैमर पल्स होती है, नब्ज होती है, ये ऐसी स्थिति होती है कि इसमें जो नब्ज तरंग होती है तेज गति के साथ में बढ़ती है और इतनी बढ़ती जाती है कि वो धमनी जो होती है पूरे तरीके से भर जाती है और भरने के बाद में दोस्तों उसकी जो दीवारें होती हैं वो तेज गति के साथ में अचानक से पतन हो जाती है, नष्ट हो जाती है या फट जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के तरीके के अनुसार रोग की श्रेणी में नहीं आता है? उपार्जित रोग, जन्मजात रोग, वंशानुगत रोग या स्थानीयकृत रोग। तो दोस्तों स्थानीयकृत इस प्रकार की स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के लक्षण स्वभाव से स्वतः स्फुट होते हैं और सीधे रोग प्रक्रिया से दोस्तों परिलक्षित होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, इडियोपैथिक जो लक्षण होते हैं स्वतः स्फुट होते हैं और सीधे रोग की प्रक्रिया के संपर्क में आते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहे श्री श्याम क्लासेस के साथ में और हर एक वैकेंसी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।